हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पूरा यूट्यूब परिवार बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आज ऑप्टिक्स से ही संबंधित एक नया चैप्टर चलते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत या तरंग प्रकाशिकी, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मात्र 3-4 क्वेश्चन है, उसी में से बार बार आते हैं। उसमें क्या है, तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। इतने में से कम 3 से 5 मार्क्स के जरूर आने हैं 4 टॉपिक में। तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर। आज है हमारा तरंगाग्र। आज का टॉपिक है तरंगाग्र। तरंगाग्र जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो तरंगाग्र देखेंगे क्या होता है, समझिए। देखेंगे, अगर कहने का मतलब तरंगाग्र क्या चीज है, कोई भी पृष्ठ चाहे ऐसे खींच दे, चाहे ऐसे खींच दे, कोई भी पृष्ठ खींच दे, अगर इस पर जानते, इस पृष्ठ पर जिस माध्यम में हमने खींचा है, उस माध्यम में बहुत से पार्टिकल उस पृष्ठ पर होंगे। ये तो पक्का है भाई, रोड पर चलते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ऐसे ही जिस माध्यम में ये हमने पृष्ठ खींचा है, उस पर बहुत से माध्यम के कण होंगे, पार्टिकल होंगे। अगर है तो इस पृष्ठ पर बहुत से, लेकिन इस पृष्ठ को हम तरंगाग्र तभी कहेंगे, बात को समझिए, इस पृष्ठ को हम तरंगाग्र तभी कहेंगे जब इस पर जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं इस पर स्थित, वो सभी कंपन की समान कला में हो। कंपन की समान कला में होने का मतलब क्या है, जैसे हम हैं, एक कोई और है। अगर हम प्रारंभिक स्थिति से 90 अंश आगे चल रहे हैं, तो हमारे साथ कोई और जो है वो भी प्रारंभिक स्थिति से अगर 90 अंश ही आगे चल रहा है, अथवा अगर हम प्रारंभिक सिचुएशन से या इनिशियल पॉइंट से हम 180 डिग्री या मान लीजिए 45 डिग्री पीछे है, तो अगर वो सामने वाला भी उतना ही डिग्री पीछे है, तो ये कहा जाएगा कि जो कंपन की वाइब्रेशन का फेज है वो कंपन की समान कला में है। कहने का मतलब, अगर हम ऐसे हैं तो दूसरा भी ऐसे है, तो कहा जाएगा कि कंपन की समान कला में है। तो कहने का मतलब, एक बात सीधा अब यहीं से देख लीजिए, तो ये हमें क्या है, ये अगर हमने 2 पृष्ठ खींचा है तो किसी माध्यम में ही तो खींचा है। तो हम इतना कह सकते हैं कि यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, कितना आसान है, यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी पार्टिकल, सभी कण कंपन की समान कला में हो। बिल्कुल सही, देखें क्या दिक्कत है। तो ऐसे पृष्ठ को अगर कंपन की समान कला में है, इस पर स्थित सभी पार्टिकल, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं, यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर, यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित
माध्यम जिस पर स्थित क्या, जिस पर स्थित सभी कण पार्टिकल, सभी कण कंपन की समान कला में हो, समान कला, कंपन की समान कला में हो, तो कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को वेव फ्रंट, ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये बात उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। कितना आसान भाई, कोई भी किसी इसी बोर्ड पर ही कोई ऐसा पृष्ठ खींच दे जिस पर स्थित जितने भी पार्टिकल हैं वो जिस तरीके से एक डांस कर रहा है सेम वैसे ही सभी डांस करते हो, तो ये कहा जाएगा कि वह पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर वे सब डांस करते हैं वो पृष्ठ तरंगाग्र कहलाएगा। तो यहां तक बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को तरंगाग्र की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ बात और देख लें। हाँ, अब एक कंडीशन और है। एक तो ये इनिशियल, ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन और है कि ये जो भाई पृष्ठ है जिस पर स्थित माध्यम के सभी पार्ट के समान कला में है, ये पृष्ठ तरंग के चलने की दिशा के हमेशा लंबवत होना चाहिए। जैसे ये मानो तरंगों के चलने का डायरेक्शन है, ये वेव के चलने का डायरेक्शन है, तो ये देखो ये पृष्ठ जो है ये तरंग के चलने की दिशा के कैसे है, लंबवत है। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है तो ऐसे तरंग चल रही हो, तो ये तरंग के चलने की दिशा के पृष्ठ क्या हुआ, लंबवत हुआ। तो कहने का मतलब ये तो हो गया। अब यही कहेंगे तरंगाग्र सदैव तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। तो ये तरंगाग्र सदैव तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ गए भाई। दो ही कंडीशन है, कहीं भी कोई ऐसा पृष्ठ खींच दे जिस पर जितने लोग डांस कर रहे हो सब एक ही तरह से डांस करते हो। दूसरी चीज, वो पृष्ठ तरंग के चलने की दिशा के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो ये बातें समझ गए होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तरंग, ये जो तरंगाग्र है ये तरंगाग्र कई प्रकार के होते हैं। मतलब चूंकि जब तरंगे कई तरह से चल सकती हैं, खुद ही समझिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं भाई। तरंगे अगर चल रही हैं, प्रकाश तरंगे अगर चल रही हैं, तो हो सकता है कि जितनी भी प्रकाश तरंगे आ रही हो सब अनंत से आ रही हो। तो अनंत से जब आएंगी तो सब लगभग एक डायरेक्शन में चली आ रही हो। बहुत सी तरंगे सब केवल एक ही दिशा में अनंत से चली आ रही हो। तो जब तरंगे अनंत से आ रही हो, मतलब एक दूसरे के समांतर आ रही हो, तब उस पर जो लंबवत पृष्ठ खींचा जाएगा वो दूसरे तरह का तरंगाग्र होगा। तरंगे सभी दिशाओं में चल रही हो एक साथ, तब उस पर पृष्ठ, जो लंबवत पृष्ठ खींचा जाएगा तो अलग उसका तरंगाग्र का नाम होगा। तरंगे केवल एक लीनियर, एक रेखीय, मतलब अनंत से बहुत तरंगे ना रही, तो एक रेखीय दिशा में, रेखीय रूप में चल रही हो, तब तरंगाग्र दूसरे तरीके का होगा। तो यहां पर ये देखिएगा, देखिए अब तरंगे कई प्रकार की होती है, तो उसमें देखेंगे स्टार लगाकर, यदि
तरंगे अनंत से चलती हुई केवल एक दिशा में यदि तरंगे अनंत से चलती हुई केवल एक दिशा में संचरित होती हो तो तरंगाग्र समतल होगा। तो तरंगाग्र कैसा होगा? समतल होगा। ये देखो यहां पर देखिए तरंगे सब अनंत से आ रही हैं, तो ये जो तरंगाग्र खींचा गया है ये कैसा तरंगाग्र है? समतल। तो तरंगाग्र समतल होगा। चित्र ए में प्रदर्शित किया। अगला पॉइंट देखिए। अब देखो, जैसे कहने का मतलब एक बात समझिए, एक गांवों की भाषा में कौरा कहते हैं, या कोई गन्ने का पाती या कोई ऐसा चीज एक बोझ रख के और जला दिया जाए तो उससे जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो क्या होंगी? एक लगेगा कि एक पॉइंट से निकलती है, बिंदु स्रोत से, एक पॉइंट स्रोत से निकलकर वो जहां बोझ रखा गया है और फिर चारों तरफ ऐसे फैल जाएंगे प्रकाश। तो कहने का मतलब यही कहा गया कि यदि तरंगे बिंदु स्रोत से निकल रही हो, मतलब एक बोझ पाती रख के जला दो, तो यदि तरंगे बिंदु स्रोत से निकल रही हो तो वे चारों दिशाओं में संचरित होंगी। क्या होंगी? वो चारों दिशाओं में संचरित होंगी। और एक समझिए बात कि जैसे साइकिल की तीली होती है, तो वो जो साइकिल में रिम लगा होता है जिसमें टायर चढ़ाया जाता है, तो उसमें तीली जो है वो एक पॉइंट से सभी तरफ चारों दिशाओं में फैली रहती हैं। तब वो जो रिम है, मतलब एक उस पर वो सर्किल नुमा जो उस तीली के ऊपर रिम लगा है, वो पृष्ठ क्या होगा? उस जो तीली अर्थात त्रिज्या का काम करती है उस पर हमेशा लंबवत होगा। एक प्रमेय पढ़े होंगे मैथ में, शायद 9th या 10th क्लास में है, मैथ में पढ़े होंगे कि वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब वृत्त पर खींची गई स्पर्शी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश ऐसे चारों तरफ निकल रहा है, जैसे गन्ने के बोझ की पाती रख के जला दिया गया, तो साइकिल की तीली नुमा चारों तरफ प्रकाश फैलता है, तो उस पर जब हम रिम जैसा कोई पृष्ठ खींचेंगे तो वो क्या होगा? उसके तरंग प्रकाश के चलने की दिशा के कैसा होगा? लंबवत होगा। तो बस वही बात हम कहेंगे, यदि तरंग स्रोत बिंदवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा। क्या बता है? वही साइकिल के रिम जैसा। तो तरंगाग्र गोलीय होगा। ये देखो बी फिगर में प्रदर्शित किया गया। देखो ये इसको सेंटर मानिए, तो ऐसे ऐसे आर्क खींचा गया है, मतलब चारों तरफ नहीं घुमाया गया है, एक चाप जिसे कहते हैं आर्क ऐसे खींचा गया है। तो ये पृष्ठ जो आर्क है ये तरंग के चलने की दिशा के क्या माना जाएगा? लंबवत माना जाएगा। तो तरंगाग्र गोलीय होगा। अब तीसरी बात, अगली बात अगर कहा जाए, यदि अब अगला क्या है? यदि तरंग
एक रेखीय है, मतलब लीनियर, केवल एक लीनियर टाइप का, जैसे लेजर लाइट होती है। तो यदि तरंग स्रोत एक रेखीय है तो तरंगाग्र अगर रेखीय है तो तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो उम्मीद करते हैं तरंगाग्र आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला हेडिंग हम चल सकें। तो देखिए आप लोग, ये नया हेडिंग है, चूंकि ये चैप्टर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखेंगे जितना सीरियसली समझेंगे ये मैटर बदलता जाएगा। जैसे कहने का मतलब, पहले बात ये प्रकाश ऑप्टिक्स में क्या होगा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। आगे चलकर ये पूछा जाएगा तरंग तो दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो कौन से तरंग के रूप में चलता है माना गया, लेकिन कौन से तरंग, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, इसमें विवाद होगा। कुछ देर तक कहा जाएगा अनुदैर्ध्य के रूप में, कुछ समय के बाद कहा जाएगा अनुप्रस्थ के रूप में। दोनों पर कुछ देर तक चलेगा। आगे चलकर आइंस्टीन कहेंगे प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, लेकिन पैकेट या बंडल या लंच पैकेट के टाइप उत्सर्जित होकर चलते हैं। फिर जाकर मैक्सवेल कहेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये तरह तरह तो यहां से समझते रहे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? देखो, हा से हाइगेंस और हा से हालैंड। तो ये हाइगेंस कहाँ के वैज्ञानिक थे? हालैंड के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या कहा देखेंगे, बात को समझेंगे। यहां पर हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो बात इतना समझे होंगे, हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, देखेंगे हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से संचरित होती हैं। अब तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी, मतलब यूनिवर्सल मीडियम, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। अब ये ईथर की परिकल्पना क्यों की? तो एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। ईथर की विशेषता यह है कि यह सभी माध्यमों में बहुत आसानी से प्रवेश करता है। तो बस यही है। हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस, देखेंगे एक बार, हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। चूंकि तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके लिए हाइगेंस ने एक यूनिवर्सल मीडियम, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। ईथर की विशेषता ये होती है, ये सभी पदार्थों में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। लगातार वीडियो देखिए। हम ये बताते वादा करते हैं कि अगर लगातार वॉच करते हैं हमारे वीडियो को,
तो कुछ दिन के बाद यह एहसास होगा कि दुनिया में फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा वादा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।